अपोजिशन के तर्जमान थे नून लीग के, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की कि जो ये बोर्ड बना है उसके जो हेड हैं वो गायनी के हैं और इनको प्रॉब्लम कार्डियोलॉजी की है। तो बहुत सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हॉस्पिटल जो है ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ही बना था। उन्हीं का आइडिया कंसीव होके ये हॉस्पिटल बना था 1990s में, और 1993 में तकरीबन ये शुरू हुआ था और फिर 96 में फुल फैसिलिटी शुरू हुआ था। अभी मैं इसका जो प्राइवेट वार्ड है जहाँ पे असल में मियाँ साहब को रखा जाना था वो देख के आया हूँ। उसकी तस्वीर मैं आपसे शेयर करूँगा। वो तस्वीर इस कदर दिगरगू है, इस कदर दिगरगू हैं कि वो शर्म आती है कहते हुए। और ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले 15 साल 20 साल से वो ऐसा ही है उसके हालात। डॉक्टर साहब 20 साल से यहाँ ड्यूटी करते हैं तो वो कहते हैं सीपेज का मसला यही है, एक दिन फिक्स करते हैं वो दूसरे दिन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जब ये बिल्डिंग बनाई गई, वही जो हम चीखते हैं दिन रात और आप कहते हैं कि जी आपको एक ही बात आती है करप्शन करप्शन, आपके पास कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये कि जिस चीज़ को खोलते हैं उसमें से वही बात निकलती है कि ये 1990 इतनी पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है। आप दूसरे मुल्कों में जाके देखिए तो आपको 1890 की बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत हालत में नजर आएगी। तो 1990 की बिल्डिंग है जिसमें मैं अभी आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आपको लगेगा कोई 300 साल पुरानी बिल्डिंग है जिस कदर सीपेज है। तो बुनियादी तौर पे मैंने रूम नंबर 1, 2, 3 फिर 12, 13, 14 और उसके बाद 3rd फ्लोर पे भी मैंने रूम्स देखे। उनमें से किसी की ऐसी हालत नहीं है कि मियाँ साहब वहाँ पे रहना पसंद फरमाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मियाँ साहब के छोटे भाई ने ही आवाम को ये कमरे दिए हैं, बल्कि मियाँ साहब को उनके छोटे भाई ने ही ये कमरे दिए हैं। और अगर कहा जाए कि मियाँ साहब की फैमिली ने ये बनाया था और उन्होंने इसे मैनेज किया अपनी गवर्नमेंट में और पिछले 20 साल की ये प्रोडक्ट है, आज जिसके ऊपर मैं अल्फाज पे फिर एतराज़ आ जाता है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर थूक रहे हैं वो इन्हीं की प्रोवाइडेड है, वो इन्हीं की गिवन है। तो वो पसंद नहीं आ रही और मैं भी समझता हूँ कि वो पसंद नहीं आएगी क्योंकि उसका बहुत गंदा हालात है। और यही हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि 6000 से जो कर्जे हैं वो बढ़ के 30,000 हो गए। और हस्पतालों में हालत ये कि अगर आप में से कोई भी जाए तो आप भी वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे उन कमरों में। तो पहली बात तो ये कि हम इन्हें कोई बुरी जगह प्रोवाइड नहीं कर रहे, इनकी अपनी बनाई हुई जगह। दूसरी, साद रफीक साहब ने कहा कि उनको जेल की गाड़ी में भी तकलीफ हुई और जेल में भी तकलीफ हुई। अब उन्हें जर्मनी की जेल में तो भेजा नहीं जा सकता, जेल तो इसी में रखना है जो यहाँ की है। तो जब वो इतने अहम काम कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट में, प्राइस बॉन्ड से लेके हाउसिंग स्कीम तक, तो ज़रा जेल के बारे में भी सोच लेते। अब अगर मैं हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे दिन रात कोई ऐसी कार्रवाइयों में अगर मैं शामिल हूँ जिसमें मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा हो कि शायद 2-3 साल बाद नैब ने मुझे भी कहीं लेके जाना है, तो मुझे उस पर भी काविश करनी चाहिए ना कि अस्पताल के कमरे ठीक हों, जेल के कमरे ठीक हों। तो इंसान को जैसे डे ऑफ जजमेंट को याद रखना चाहिए, ऐसे आने वाले वक्त को भी याद रखना चाहिए इंसान को। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट की कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, हमने जानबूझ के इन्हें ये नहीं प्रोवाइड किया, ये इनकी अपनी पैदा करदा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मेडिकल बोर्ड पे बार बार बात की गई। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेडिकल बोर्ड है उसके मैं नाम आपको बता देता हूं। ये कन्फ्यूजन फैलाई जाती है कि जी वो मेडिकल बोर्ड में पता नहीं कौन कौन से गलत लोग हमने शामिल कर दिए हैं उसमें। बाई लॉ जो भी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होता है, जो भी हॉस्पिटल का हेड होता है, वो बोर्ड का चेयरमैन होता है। अब उसकी कोई भी स्पेशलाइजेशन हो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यही लॉ है। तो जो डॉक्टर आरिफ तजम्मल खान साहब हैं उनकी स्पेशलाइजेशन गायनी है और वो इसलिए इस बोर्ड के चेयरमैन हैं कि वो इस हॉस्पिटल के भी करता धरता है या रुए रवा हैं या सबसे अहम पोस्ट पे हैं। और यही लॉ है इस मुल्क का कि जो सबसे ऊपर टॉप पे हॉस्पिटल में होंगे वो बोर्ड के हेड होंगे। उसके बाद प्रोफेसर शहजाद अवैस हैं जो हेड ऑफ सर्जिकल यूनिट हैं। प्रोफेसर जुबैर अकरम हैं जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। प्रोफेसर अब्बास रज़ा हैं जो हेड ऑफ मेडिकल यूनिट हैं, ये प्रोफेसर हैं मेडिसिन के। प्रोफेसर आमिर नदीम चौधरी हैं, हेड ऑफ रेडियोलॉजी हैं। प्रोफेसर शफीक चीमा हैं, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं, क्योंकि मियाँ साहब के गुर्दों का भी मसला है इसलिए नेफ्रोलॉजी को भी होना चाहिए था उसमें। डॉक्टर सायरा बशीर हैं, इंचार्ज पैथोलॉजी हैं लैब के लिए, उनकी रिपोर्ट्स के लिए। अब आप देख लीजिए कि इसमें तमाम डॉक्टर रेलेवेंट हैं, कोई भी इररेलेवेंट डॉक्टर नहीं है और तमाम के तमाम हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। और जो एक डॉक्टर साहब जिनको गायनी पे मलिक अहमद साहब भी एक टेलीविज़न चैनल पे अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि गायनी का जो डॉक्टर है वो हेड है, तो वो जनाब उसका हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के जो हेड हैं वो गायनी उनकी स्पेशलाइजेशन है और उन्होंने सारे डिसीजन नहीं करने, पूरे बोर्ड ने इकट्ठे करने और बोर्ड में तमाम रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं। दूसरी बात
جو میاں صاحب اپنا ڈاکٹر یوز کرتے ہیں, ڈاکٹر عدنان صاحب, وہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہیں, لیکن وہ سارا دن جو کمنٹری دیتے ہیں وہ ایز اے کارڈیالوجسٹ دیتے ہیں. ان کا سمپل ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے. انہوں نے یورپ کی کارڈیالوجی سوسائٹی کی پیڈ ممبرشپ لی ہوئی ہے, جس کے لیے آپ کو کارڈیالوجسٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن وہ تمام سارا دن وہ جو کمنٹری کرتے ہیں کیس پہ, انفارچونیٹلی وہ ان کی جو انٹرپریٹیشن کروانے کا پرپز ہوتا ہے میڈیا سے, جیسے کہ وہ کارڈیالوجسٹ ہیں. تو میاں صاحب خود بھی میں, اور ظاہری بات ہے ان کو یہ سجیسٹ نہیں کر سکتا وہ کون سا ڈاکٹر یوز کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی اپنی پریفرنس ہے, لیکن جس ڈاکٹر کو وہ یوز کر رہے ہیں وہ ایک سمپل ڈاکٹر ہیں, MBBS ہیں, ان کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ بورڈ کی بار بار کہ ان کو ہم نے PIC میں کیوں نہیں رکھا, سروسز میں, دیکھیے جو ان کی رپورٹ آتی ہے وہ بار بار, جیسے نیفرولوجی میں نے کہا, تو بار بار ان کی رپورٹ میں یہ کہ ان کو ملٹیپل پرابلمز ہیں. جب آپ کو ملٹیپل پرابلمز ہوں تو آپ کو فل فیسلٹی ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. اب فل فیسلٹی ہاسپٹل یا ہمارے پاس سروسز تھا اور یا ہمارے پاس جناح ہے. جب ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈسکس کیا تو پتہ چلا کہ جو سروسز ڈپارٹمنٹ کا کارڈیالوجی ہے وہ کیونکہ ساتھ اس کے PIC ہے, تو اس لیے وہ کارڈیالوجی اتنا ان ہاؤس اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ کارڈیالوجی فل فلج ڈپارٹمنٹ ہے جس کی افیکٹونیس شاید زیادہ, میں ماہر نہیں ہوں, جو مجھے بتایا گیا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارے آفس سے. تو جو جناح ہاسپٹل ہے وہ فل فیسلٹی ہاسپٹل ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ پورا فل فیسلٹی, اس میں پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز تمام لوگ موجود ہیں اور دوسرے شعبہ جات کے بھی ہیں, اس لیے یہاں رکھا گیا. اب تیسری بات کہ کیونکہ میاں صاحب کے چھوٹے بھائی نے, جن کو پنجاب سپیڈ کہتے تھے, جو صوبے کو 98 ارب کے ڈیفیسٹ میں چھوڑ کے گئے اور ٹوٹل ڈیفیسٹ صوبے کا 1200 ارب تھا, ان کے زمانے میں اس ہاسپٹل میں ایک بھی ایسا کمرہ نہیں ہے جس میں میاں صاحب آدھا گھنٹہ صرف بیٹھ کے سانس لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا علاج کروا لیں, جس میں وہ صرف آدھا گھنٹہ سانس لے لیں. اگر اس کا مجرم میں ہوں تو سزا دے لیں, اگر اس کے مجرم یہ کیمرہ مین ہیں جو کیمرے کے پیچھے کھڑے, تو ان کو بھی سزا دے لیں, انہیں بھی لٹکا دیں. اس کے مجرم جناب آپ ہی ہیں, آپ ہی کا خاندان ہے. آپ نے تو ہیلتھ منسٹری بھی اپنے پاس رکھی تھی, کسی کو دی نہیں تھی. خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی کو آپ نے دی ہوئی تھی, جو آپ ہی چلا رہے تھے. تو اس کے ذمہ دار ان تمام حالات کے آپ ہیں. بہرحال ایک ڈاکٹر صاحب جو تجمل صاحب ہیں, ان کی مہربانی, پڑھے لکھے شخص ہیں, انہوں نے اپنا دفتر خود سے والنٹیئر کیا. ان کا دفتر صاف ستھرا ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں سب کچھ, وہ بہت ہی کلین اور مینٹینڈ جگہ ہے. اور وہ ایک گائنوکالوجسٹ ان کی اسپیشلائزیشن ہے, اس لیے ان کا دفتر گائنی وارڈ میں ہے. اب وہ ایک ہی دفتر تھا, شاید انہوں نے اپنے پیسوں سے ٹھیک کروایا ہو یا لکیلی وہ دفتر بچا رہ گیا. بہرحال وہ ایک صاف ستھرا دفتر تھا جو میاں صاحب نے خود پسند کیا کہ میں یہاں پہ رہنا چاہوں گا, تو اس لیے ان کو وہ جگہ دے دی گئی. ادروائز نہ ہی یہ ہماری پریفرنس ہے کہ ان کو گائنی میں رکھا جائے, نہ ہی ہماری یہ پریفرنس ہے کہ انہیں PIC میں نہ رکھا جائے یا رکھا جائے. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں ڈاکٹرز نے کہنا ہے. پنجاب حکومت اس چیز کی پابند ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا, تو پنجاب حکومت اس بات کی پابند ہے کہ جو ماہرین ہمیں کہیں گے ہم اس چیز کو فالو کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے چند چیزیں رکھنی تھی تاکہ یہ ایشو جو ہے یہ سیٹل ہو جائے, اور یہ جو بار بار ایک انکریکٹ انفارمیشن مارکیٹ میں اور میڈیا پہ تھرو کی جاتی ہے صرف سمپتھی لینے کے لیے, صرف پولیٹیکل سکور کرنے کے لیے, وہ کائنڈلی نہ کی جائے. شہباز گل صاحب یہ بتائیے گا, شہباز گل صاحب میں آپ کی فرسٹریشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, میں آپ کی جو مایوسی ہے اس سسٹم میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, اور پچھلے 70 سال میں طاقتور کو یہاں سزا نہیں ملتی, تو اس لیے لوگوں کی جو مایوسی ہے اس کو سمجھنا یا اس کو فیل کرنا کو مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ یقین رکھیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ نہ ڈھیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی, تو انشاءاللہ ویٹ کیجئے, ازمپشنز پہ باتیں نہ کیجئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ صحیح پروسیکیوشن نہیں ہوتی, صحیح طریقے سے ایویڈنس نہیں آتی, عدالتوں کو وہ تمام مواد پرووائڈ نہیں کیا جاتا جس پہ وہ سالڈ فیصلے کر سکیں اور سزائیں دے سکیں, تو اس وجہ سے کئی دفعہ آپ کو مجرمان یا ملزمان جو ہیں وہ بچتے نظر آتے ہیں. شہباز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف جب سروسز اسپتال گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس جیل جانا چاہتا ہوں, وہ جیل چلے گئے تھے. اب دوبارہ یہاں پر کیا وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, کیا وہ مطمئن ہے؟ نہیں جی, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن
उन्होंने मुझे जो डॉक्टर साहबान ने बताया कि जी वो मुतमईन है, लेकिन मैं डॉक्टर साहबान के ऊपर पूरा नहीं डालता। अगर वो मुतमईन नहीं तो वो हमें बताएं, और वो भी बताएं कि कौन सा इदारा इस मुल्क में उन्होंने बनाया था, हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं। जो इदारा उन्होंने बनाया था, जो उन्हें पसंद है, हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं। लेकिन अगर मेट्रो के अंदर बैठ के इलाज हो सकता है, वो तो अब हो नहीं सकता। मियाँ साहब को अंदाज़ा हुआ होगा। उसके लिए तो अस्पताल ही चाहिए, जो इमरान खान बार बार कहते थे कि मेट्रो और ऑरेंज से पहले हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। तो शायद आज आपको भी एहसास हो रहा होगा इस बात का। उनके वोटर्स को मैं दोबारा किसी की वो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी किसी किस्म की इज्जत में किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं उसको किसी तरह से भी किसी बात से इफेक्ट करूं। वो मोहतरम है, अल्लाह मियाँ उनको बीमारी से जल्दी सेहतयाबी दे। लेकिन ये हम सबको पता होना चाहिए कि स्कूल और हॉस्पिटल सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद ये अंडरपास, ओवरपास, ब्रिजेस, सड़कें हैं। तो आज आप उसका हशर खुद देख लीजिए कि पूरे मुल्क में ना हमें कोई अस्पताल मिल रहा है जो उन्होंने बनाया और ना उन्हें मिल रहा है। शौकत खानम शायद वो जाना नहीं चाहेंगे। साहब एक बात कहिएगा, जैसे हॉस्पिटल की आपने सूरत देखी, बाकी का भी ऑलमोस्ट यही हाल है, तो आपके ज़हन में है कोई प्रपोजल देंगे इस गवर्नमेंट को कि वो इन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। मैंने दोबारा आपको बताया कि हम जब गवर्नमेंट और अपनी बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे किसी और की बात कर रहे हैं। ये आप ही के लोग हैं, मैं आप ही में से हूँ। 6,000 से जब 30,000 कर्जा चला गया, अगर आपकी जेब में 100 रुपये आते हैं और आपका खर्चा 150 रुपये है और आपने अपने घर का एक कमरा ठीक करवाना है, तो आपको वक्त लगेगा उसके लिए कहीं से पैसे लाने में। तो ये आपका उतना ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट के पास दो ही रेवेन्यू जनरेटिंग जगह हैं। एक आप एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरा आप टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्शन आपके सामने है हमारे मामलात, और एक्सपोर्ट हमारी इनकी गवर्नमेंट में 5 बिलियन और नीचे चली गई है, जिसकी वजह से आज रुपये भी डेप्रिशिएट हुआ और बाकी चीज़ें भी। तो हॉस्पिटल्स के बारे में हमारा प्लान ज़रूर है, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं गए। जिस तरीके से एक हॉस्पिटल 475 बेड का जो लिवर का बना है, वो 22 अरब का बना है, और शौकत खानम उतनी कैपेसिटी का या उससे आगे पीछे की कैपेसिटी का 4 बिलियन में बना है। तो जब आप 1 रुपये की चीज़ पे जब आप 8 रुपये लगाएंगे, तो उसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है, अगर वो बाय द बुक चलना चाहती है तो उनके लिए मसाइल होंगे। शहबाज साहब बताइए, क्योंकि आपने भी कहा जिस तरह के हॉस्पिटल की हालत है और दीगर अस्पतालों की इसी तरह की हालत है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो मुतमईन नहीं है इलाज से पाकिस्तान में। तो क्या गवर्नमेंट इजाज़त देगी उन्हें बाहर जाने के लिए? बार बार यही इसरार किया जा रहा है, उनका डॉक्टर भी यही कह रहा है कि बाहर हमें जाने दिया जाए। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका बेहतर इलाज बाहर हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट इजाज़त देगी? देखिए, मैं दोबारा आपको ये बात बताता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो वो फैसला करना है जो कानून के मुताबिक हो, अदालतें फैसला करें या कानून करें। लेकिन उनको मेरा मशवरा ये कि अगर ये मुल्क वाकई इलाज के काबिल नहीं है तो इस दफ़ा गवर्नमेंट करें, क्योंकि आपके बच्चों ने भी पॉलिटिक्स में आना है, उन्होंने भी यहाँ बादशाह बनना है, तो वहाँ कोई रियासत ढूंढ लें, पैसे भी काफ़ी को ख़रीद लें, बल्कि सूबा छोटा मोटा उसी में सियासत कर लें, उसी को हुकूमत कर लें। अगर ये इलाज के काबिल नहीं है तो ये हुकूमत के काबिल क्यों है? इस बात का जवाब तो उनसे पूछे ना कि इलाज के काबिल ये मुल्क नहीं है, इसमें एक अस्पताल, एक डॉक्टर इस काबिल नहीं है कि आपका इलाज करे। तो फिर हुकूमत आप इनके ऊपर क्यों करते हैं, और अब पिछले 30 साल से क्यों करते आए हैं? ये सवाल उनसे भी पूछिए ज़रा। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया।